47 साल एक लंबी दुश्मनी है ना? लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बीच ये दुश्मनी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सैन्य जहाज अपनी पोजीशन ले रहे हैं, हवा में धमकियां गूंज रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या मिलिट्री पावर डिप्लोमेसी पर भारी पड़ेगी या फिर बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा भी? चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आता है अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान, इसे एक बार में हमेशा के लिए निपटा दो। सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है। ये साफ साफ बता रहा है कि भाई अब सब्र का बांध टूट रहा है और शायद एक्शन का टाइम बहुत करीब आ गया है। बस इस एक लाइन ने, आप समझिए, दुनिया भर की राजधानियों में खतरे की घंटी बजा दी है। अब देखिए, किसी भी देश की जो बाहरी ताकत होती है ना, वो असल में उसकी अंदरूनी मजबूती पर टिकी होती है। तो सबसे पहले हमें ईरान के अंदर झांकना होगा। सोचिए, एक देश जो अंदर से ही टूट रहा हो, वो बाहर की दुनिया से मजबूती से कैसे निगोशिएट करेगा? और यही जो अंदरूनी फूट है, यही बातचीत की मेज पर उसकी पोजीशन को लगातार कमजोर करती जा रही है। और ये देखिए, ये फूट कितनी गहरी है। एक तरफ है राष्ट्रपति पेजेश्कियन, जो एकता की बात कर रहे हैं, सुलह की बात कर रहे हैं, यहां तक कि अपनी सरकार की गलतियों के लिए माफी तक मांग रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं कट्टरपंथी, जो क्रांति की सालगिरह पर अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें ये दिखाती हैं कि ईरान अंदर से कितना बटा हुआ है। और ये जो सियासी उथल पुथल है, ये सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। इसका असर सीधा सड़कों पर दिखता है, आम लोगों की जिंदगी पर। जब प्रोटेस्ट के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार ठप पड़ जाते हैं, तो उसकी कीमत कौन चुकाता है? आम ईरानी नागरिक। खाली होती दुकानें, बढ़ती महंगाई, ये सब लोगों के गुस्से को और हवा दे रहा है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि ईरान हर तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है ताकि अशांति फैले, और इन सब के बीच सरकार हर उस आवाज को दबा रही है जो उसके खिलाफ उठती है। सुधारवादी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो हर तरफ से एक साथ ईरान पर टूट पड़ा है। तो ये तो हुई ईरान की अंदरूनी कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो बाहरी दबाव जो अमेरिका बना रहा है। इस स्ट्रैटेजी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हथौड़ा और निहाई वाली मिसाल। एक तरफ से मिलिट्री का जोरदार हथौड़ा और दूसरी तरफ से आर्थिक दबाव की निहाई। और जब हम मिलिट्री प्रेशर की बात करते हैं तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र जरूर आता है। देखिए, इसे सिर्फ एक गुजरी हुई बात मत समझिए, ये भविष्य की एक झलक भी हो सकती है। जब राष्ट्रपति ट्रंप इसका नाम लेते हैं तो वो कोई पुरानी कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो एक चेतावनी दे रहे हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, हमने ये पहले किया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसे दोबारा करने से हिचकेंगे नहीं। और ये धमकी सिर्फ जुबानी नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरेबियन से सीधा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और वो अकेला नहीं, एक और कैरियर ग्रुप रास्ते में है। ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये तैरते हुए शहर हैं, अमेरिकी ताकत का खुला प्रदर्शन। और फिर राष्ट्रपति का कहना कि अगर कोई सौदा नहीं हुआ तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कोई छुपी हुई धमकी नहीं, ये एक खुला ऐलान है। तो ये तो हुआ हथौड़ा। अब बात करते हैं निहाई की, यानी इकोनॉमिक प्रेशर की। अमेरिका ने खुद ये बात मानी है कि ईरान में डॉलर की कमी जानबूझकर पैदा की गई है। क्यों? ताकि लोग परेशान होकर सड़कों पर उतरें और सरकार पर दबाव बने। तो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत सोची समझी दो तरफा चाल है। और सिचुएशन कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने अपने ही झंडे वाले जहाज़ों को एडवाइजरी जारी की है कि भाई, ईरानी पानी से जितना हो सके दूर रहो। जब कोई देश अपने कमर्शियल जहाज़ों को ऐसा कहता है तो इसका मतलब साफ है कि अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी का गेम नहीं है, वो इलाका अब एक एक्टिव डेंजर जोन बन चुका है। तो इतनी टेंशन और लड़ाई की बातों के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण है? हाँ, एक पतली सी किरण है और उसका नाम है जिनेवा। यहाँ डिप्लोमेसी को, बातचीत को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या बातें हथियारों पर भारी पड़ सकती हैं। जिनेवा में जो बातचीत हो रही है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। एक तरफ अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं, दूसरी तरफ ईरानी डिप्लोमैट्स। लेकिन इस सब में एक बहुत जरूरी किरदार है ओमान का, जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। पर्दे के पीछे से वही इस खतरनाक खाई को भरने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, ईरान की तरफ से भी बातचीत के लिए एक सिग्नल आया है।
एक सीनियर ईरानी अधिकारी अली लारिजानी कह रहे हैं कि तेहरान रियलिस्टिक न्यूक्लियर बातचीत के लिए तैयार है। अब यह शब्द रियलिस्टिक बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। जब दोनों साइड्स की डिमांड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो तो रियलिस्टिक क्या होता है? खैर, ये एक शुरुआत तो है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। तो असल में बातचीत की मेज़ पर क्या है, चलिए समझते हैं। अमेरिका और इजराइल की सीधी सीधी मांग है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके। ईरान कहता है, ठीक है, हम अपना यूरेनियम पतला कर देंगे, लेकिन बदले में हमें प्रतिबंधों से राहत चाहिए। लेकिन फिर आते हैं वो मुद्दे जहां बात अटक जाती है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, जिसे वो नॉन नेगोशिएबल मानता है, और उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की निगरानी। यहीं आकर असली पेच फंसता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से दो रास्ते निकलते हैं, और दोनों का नतीजा बिल्कुल अलग होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इन दोनों रास्तों पर आगे क्या है और दांव पर क्या लगा है। तो देखिए, चॉइस बिल्कुल साफ है, पर आसान बिल्कुल नहीं। एक रास्ता है कि ईरान शर्तें मान ले। अगर ऐसा होता है तो उसे प्रतिबंधों से बड़ी राहत मिल सकती है, इकॉनमी स्थिर हो सकती है। लेकिन अगर ईरान किसी भी तरह की रियायत देने से मना कर देता है तो उसे अमेरिका की तरफ से कुछ बहुत सख्त का सामना करना पड़ेगा, जिसका मतलब हो सकता है मिलिट्री स्ट्राइक और भी गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस और दुनिया में और अकेला पड़ जाना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। एक तरफ यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड समंदर में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जिनेवा में बातचीत की मेज सजी है। तो जिनेवा में कौन सा रास्ता चुना जाएगा? क्या डिप्लोमेसी की जीत होगी या फिर हम एक और जंग के मुहाने पर खड़े हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।